दोस्तों, हम पढ़ रहे थे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन उपागम। आज हम पढ़ेंगे मार्क्सवादी उपागम। क्या पढ़ेंगे? मार्क्सवादी उपागम। देखो, मार्क्सवादी जो उपागम है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समग्र दृष्टि से संपूर्ण और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के संदर्भ में समझने का प्रयास करने पर बल देता है। पहली बात तो यह है कि जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है या उपागम है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समग्र दृष्टि से संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के संदर्भ में समझने के प्रयास पर बल देता है। कौन? मार्क्सवादी सिद्धांत। मार्क्सवादी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को वैश्विक स्तर पर वर्ग संघर्ष के प्रतिरूप को देखते हैं। किसमें? वर्ग संघर्ष। किस प्रतिरूप में देखते हैं? वर्ग संघर्ष के प्रतिरूप में देखते हैं। वर्ग संघर्ष। मार्क्सवादी है वो अंतर्राष्ट्रीय जो है वैश्विक स्तर को किस रूप में देखते हैं? वर्ग संघर्ष। ठीक है ना। इसमें पूंजीवादी जो देश है वो निर्धन देशों का शोषण करते हैं और अपने नए राष्ट्रीय हित की सुरक्षा के लिए युद्धों तथा विस्तारवाद की नीति अपनाते हैं। ठीक है ना। किसके लिए? ये जो पूंजीवादी देश हैं वो गरीब देशों की क्या करते हैं? शोषण करते हैं। वर्ग संघर्ष का मतलब है जो पूंजीवादी यानी जो धनाढ्य देश है वो गरीब देशों का शोषण करते हैं और अपने राष्ट्रीय हित के लिए एक तो वह विस्तारवादी नीति अपनाते हैं या फिर उनके साथ युद्ध करते हैं। ठीक है ना। यही की क्या है? ये नीति अपनाते हैं। किसके अनुसार? मार्क्सवादी उपागम के अनुसार। ठीक है ना। तो इस दृष्टिकोण का तात्कालिक उद्देश्य पूंजीवाद का अंत है। इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है कि पूंजीवाद का अंत करना। पूंजीवाद का कैसे भी करके पूंजीवाद का अंत किया जाए। किसका मानना है? यह है मार्क्सवादी उपागम का कि कैसे भी हो पूंजीवाद का अंत हो और मजदूर वर्ग का जो है वो देश नया बन जाए, मजदूर वर्ग की एक अलग पहचान बने। ठीक है। तो इस समस्या के समाधान के लिए दुनिया के सभी मजदूरों को वो क्या करता है कि इकट्ठा होने के लिए आमंत्रित करता है। कि वो क्या कहता है कि जिनका कोई देश नहीं होता और जो केवल अपने वर्ग से संबंधित होते हैं संगठित हो और पूंजीवाद तथा संबंधित बुराइयों को उखाड़ फेंकने में इकट्ठा हो जाए। यानी पूंजीवाद को उखाड़ फेंके। सभी के सभी देश है वो इकट्ठा होने की बात करता है। तो इस दृष्टिकोण का तात्कालिक कारण क्या होगा? पूंजीवाद का अंत। ठीक है ना। यानी क्या हुआ? पूंजीवाद का ही अंत होना चाहिए। यानी इनका अंतिम उद्देश्य क्या है कि पूंजीवाद का अंत हो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये एक साम्यवादी समुदाय का निर्माण करना चाहते हैं। कौन से समुदाय का? साम्यवादी समुदाय का। साम्यवादी समुदाय का। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है वो एक साम्यवादी समुदाय का है। वो साम्यवादी समुदाय की स्थापना करना चाहते हैं। कौन सा दृष्टिकोण है? वो है मार्क्सवादी दृष्टिकोण। ठीक है। जिसमें पूंजीवाद की व्यवस्था की तो बुराई होगी और शोषण की जो शोषण है वो कैसा होता है? आर्थिक विषमता। शोषण, आर्थिक विषमता, आर्थिक विषमता। ठीक है। विस्तारवाद और युद्ध कभी नहीं होंगे। आर्थिक विषमता नहीं होगी, विस्तारवादी नीति का त्याग हो जाएगा, विस्तारवाद और युद्ध का अंत हो जाएगा। ये तीन बातें हो जाएंगी जब साम्यवाद की स्थापना हो जाएगी। यानी शोषण, जो आर्थिक विषमता है, इसकी ये दूर हो जाएगा। विस्तारवाद की जो नीति अपनाते हैं पूंजीवादी देश वो नहीं अपनाएंगे और युद्ध का सहारा नहीं लेंगे अपने राष्ट्रीय हित को पूर्ति करने के लिए। ठीक है ना।
देखो, मार्क्स के अनुसार विश्व एक भौतिक जगत है। कार्ल मार्क्स जो मानना था किसका? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं? ये जो विश्व है ना, विश्व, ये क्या है? ये एक भौतिक जगत है। क्या है? एक भौतिक जगत। और भौतिक जगत का मतलब है कि जो चीजें हम छू सकते हैं, वो हमें दिखाई देती है, वो क्या है? भौतिक है। तो ये विश्व क्या है? एक भौतिक जगत है। इसमें घटनाएं, वस्तुएं एक दूसरे से संबंधित हैं। भौतिक जगत का मतलब है कि जितनी भी घटनाएं हैं, कौन सी घटनाएं? जो घटनाएं हैं वो क्या है? भौतिक जगत में होती हैं। जो भी घटनाएं, जो भी वस्तुएं, वो किससे संबंधित है? भौतिक जगत से संबंधित है। ये क्या है? मार्क्स का मानना है। मार्क्स वर्ग संघर्ष को सामाजिक परिवर्तन का माध्यम मानता है। क्या मानता है? वर्ग संघर्ष को। मार्क्स जो है किसको? वर्ग संघर्ष को। ये जो वर्ग संघर्ष है, इसको क्या मानता है? सामाजिक परिवर्तन मानता है। कौन? मार्क्स। क्या मानता है? ये जो वर्ग संघर्ष है, ये सामाजिक परिवर्तन के है, वो क्या है? माध्यम है। क्या है? सामाजिक परिवर्तन का माध्यम है। ठीक है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय समाज भी अमीर और गरीब अर्थात विकसित और अविकसित, यानी विकसित और विकासशील राज्यों में विभाजित है। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, यानी जो देश हैं, गरीब देश या अमीर देश या विकासशील या अविकसित विकसित देश, इन देशों में विभाजित किया गया। किसके अनुसार? मार्क्सवाद के अनुसार। ठीक है ना। पूंजीवादी देश आपसी कलह और संघर्ष में लगे रहते हैं। कौन से देश? पूंजीवादी देश आपसी कलह और संघर्ष में लगे रहते हैं, लेकिन गरीब तथा विकासशील देशों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए एकजुट हो जाते हैं। ऐसे तो आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं पूंजीवादी देश, लेकिन जो गरीब देश है उन पर अपना अस्तित्व कायम रखने के लिए वह एकजुट रहते हैं। वह अपनी जो है वो एकता बनाए रखते हैं। कौन से देश? पूंजीवादी देश। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विश्लेषण मार्क्सवादी दृष्टिकोण, मार्क्स यानी लेनिन आदि विद्वानों की मान्यताओं के आधार पर मानी जाती है। जो मार्क्सवादी सिद्धांत है, एक तो जैसे मान लो कार्ल मार्क्स तो है ही है, क्योंकि इसका तो जन्मदाता ही है कार्ल मार्क्स, प्लस इसके लेनिन और है। कौन? लेनिन। इन्हीं के सिद्धांत पर यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इनके आधार माने जाते हैं। तो मार्क्सवादी सिद्धांत के कुछ वो है, वो देखते हैं। मार्क्सवादी सिद्धांत के विशेषताएं देख लेते हैं। चलो, मार्क्सवादी सिद्धांत है, इसकी विशेषताएं। देखो, नंबर एक, मार्क्सवाद का मानना है कि सभी स्थानीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो राजनीतिक संबंध है उनका निर्णय भौतिक तत्व है। जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, यानी एक तो स्थानीय, कौन से? स्थानीय एवं जो, एक तो होते हैं स्थानीय, होते हैं स्थानीय, ऐसे नहीं लिखा जाएगा, एक तो स्थानीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। कहाँ पर? वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक संबंधों का जो निर्णय है वो क्या है? भौतिक तत्व करते हैं। कौन करते हैं? इनका निर्णय कौन करते हैं? भौतिक तत्व करते हैं। नंबर एक। दूसरी विशेषता क्या है कि भाई मार्क्सवादी मतानुसार राजनीति एक ऐतिहासिक विज्ञान है। राजनीति क्या है? एक ऐतिहासिक
विज्ञान है। मार्क्सवादियों को मानना है कि राजनीति जो है एक ऐतिहासिक विज्ञान है और ये ही है कि भाई वर्तमान समाज ऐतिहासिक संघर्ष का परिणाम है। किसका? ऐतिहासिक संघर्ष का परिणाम है। राजनीति क्या है? ऐतिहासिक विज्ञान है और ये ऐतिहासिक विज्ञान होने के कारण है वो क्या है कि जो ऐतिहासिक संघर्ष यानी वर्तमान जो समाज है वो ऐतिहासिक संघर्ष का ही परिणाम माना जाता है। ये दो बातें हो गई। नंबर 3, इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय समाज भी शोषण और शोषित वर्गों में बंटा हुआ है। कितने? जो अंतर्राष्ट्रीय समाज जो विश्व है वो 2 वर्गों में बंटा हुआ है। एक तो शोषित वर्ग, एक तो होता है शोषित, 2 वर्ग होते हैं, एक तो शोषित वर्ग और एक होता है शोषण वर्ग। शोषण अंतर्राष्ट्रीय जो समाज है इन 2 वर्गों में बटा हुआ, शोषित वर्ग और शोषण वर्ग। ये तो वे देश होते हैं जो अपना शोषण, जो दूसरों का शोषण करते हैं। ये वो देश होते हैं जो हमेशा शोषित होते रहते हैं, दूसरे देश इनका शोषण करते हैं। ठीक है ना। इसके बाद नंबर 4 है कि जब मजदूर वर्ग यानी गरीब देशों में शोषण समाप्त करते हैं तो समाजवादी देश या राज्य शक्तिशाली बनते हैं। क्या बनते हैं? यानी शोषण समाप्त हो जाता है तो समाजवादी देश, कौन सा? समाजवादी देश या राज्य शक्तिशाली देश बन जाता है। तो कहने का मतलब है कि भाई जो मार्क्सवाद है इसका अंतिम लक्ष्य एक ही है कि कैसे भी करके पूंजीवाद की समाप्ति और सर्वहारा जो मजदूर वर्ग है उनकी स्थापना करना और राज्य रूप है उसका खत्म करना। यानी कि ये मानता है कि जो 2 वर्ग होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और देश के अंदर भी 2 ही वर्ग होते हैं, एक तो शोषित वर्ग और एक शोषण वर्ग। इनका मेन कारण है कि भाई जो पूंजी है वही शोषण का कारण है और सारी जो घटनाएं हैं वो भौतिक रूप से संबंधित होते हैं। अब देख लेते हैं मार्क्सवादी दृष्टिकोण के जो आधार स्तंभ क्या है। आधार स्तंभ, मार्क्सवादी दृष्टिकोण के हम आधार स्तंभ देख लेते हैं। ठीक है ना। नंबर 1 क मान देता हूं, क ऐसे विभाजित करेंगे इनको। सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयवाद, कौन सा? सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयवाद, नंबर 1। ठीक है ना। पहला पॉइंट आता है आधार स्तंभ में सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयवाद। क्या आता है? सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयवाद। देखो ये जो सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयवाद एक आधार पर टिका हुआ है। किस पर? आधार पर टिका हुआ है और वह आधार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजदूरों के एकीकरण का सिद्धांत है। कौन सा आधार? ये जो सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयवाद है ये एक आधार पर टिका हुआ है। ठीक है ना। और ये आधार क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजदूरों का एकीकरण। किसका? मजदूरों का एकीकरण। इस पर टिका हुआ। क्या? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है दृष्टिकोण, ये जो सर्वहारा दृष्टिकोण है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजदूरों के एकीकरण पर टिका हुआ। एक बात हो गई क्लियर। मार्क्सवादी उद्देश्य केवल एक ही है और वो है समाजवाद की स्थापना करना। क्या है? मार्क्सवाद का जो उद्देश्य है क्या है? समाजवाद की स्थापना करना। समाजवाद की स्थापना।
इसका एक ही उद्देश्य है कि मार्क्सवाद है वो केवल और केवल समाजवाद की स्थापना करना चाहता है। इस तरह ये एक बुर्जुआ राष्ट्रवाद का विरोध करता है। किसका? बुर्जुआ राष्ट्रवाद। जो बुर्जुआ राष्ट्रवाद है इसका क्या करता है? विरोध करता है। बात क्लियर? ये क्या करता है कि ये बुर्जुआ राष्ट्रवाद का विरोध करता है और सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयवाद को अपनाता है। क्या अपनाता है? सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयवाद को अपनाता है। ठीक है, देखो सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयवाद की जो बातें हैं वो क्या है वो देख लेते हैं। देखो इसमें नंबर 1 पहली बात है कि विश्व के मजदूरों को, ये जो वाद है, जो जितने भी विश्व में मजदूर है उन सबको एक होने का आह्वान करते हैं। कौन? ये सिद्धांत। ठीक है ना, यानी ये हित किसी एक राष्ट्रीयता की भावना से परे है। यानी विश्व के मजदूरों को एक होना, विश्व मजदूर एकता का आह्वान, विश्व मजदूरों की एकता पर जोर दे। यहाँ लिख देता हूं, पर जोर। ठीक है, नंबर 2 है कि भाई मजदूरों का कोई विशेष देश नहीं होता। मार्क्सवाद का मानना है कि मजदूरों का कोई विशेष देश नहीं होता। मजदूरों को केवल अपने देश में सर्वप्रथम राजनीतिक शक्ति के शिखर पर पहुंचना होगा। कि कहने का मतलब है, मार्क्सवाद मानना है कि मजदूरों का कोई देश नहीं होता और मजदूरों को सबसे पहले जिस देश में रहते हैं वहाँ पर राजनीतिक शक्ति है वो प्राप्त करनी होगी। पहले राज्य में अपना घटक निर्माण करें और अपने आप ही आपका राष्ट्र बन जाएगा। तो राजनीतिक शक्ति प्राप्त करनी, राजनीतिक शक्ति की प्राप्ति कौन? मजदूर वर्ग करे। क्या करे? राजनीतिक शक्ति की प्राप्ति करे। 2 बातें हो गई। नंबर 3 मजदूरों का सर्वहारा की मुक्ति के लिए अपना संगठन बनाने में सबसे पहली शर्त, यानी जो मजदूरों का सर्वहारा की मुक्ति के लिए, किसके लिए? मजदूर वर्ग है ना, उनका सर्वहारा की मुक्ति के लिए अपना संगठन बनाना सबसे पहली शर्त है। तो तीसरी बात है वो क्या हो गई कि पहली शर्त क्या है? संगठन बनाना, संगठन बनाना। 3 बातें हो गई। नंबर 4 है कि जब व्यक्तियों में शोषण का अंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कि जब व्यक्तियों में शोषण का अंत हो जाएगा तो उसी तरह एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र का शोषण करना भी बंद कर देगा। यानी जैसे ही शोषण का अंत होगा उसी तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का शोषण नहीं करेगा। इसी के मद्देनजर रखते हुए राष्ट्रों को शत्रुतापूर्ण व्यवहार यानी आचरण करना भी समाप्त हो जाएगा। यानी क्या होगा? शोषण का अंत हो जाएगा। शोषण का अंत होता है तो एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का शोषण नहीं करेगा, तो दोनों के बीच में युद्ध नहीं होंगे। ये क्या है? ये मार्क्सवाद के अंतर्राष्ट्रीयवाद के आधार स्तंभ है। ठीक है ना, ये क्या है? आधार स्तंभ है। अब हम देखेंगे साम्राज्यवाद का विरोध। जो ये मार्क्सवाद है ये साम्राज्यवाद का भी विरोध करता है। साम्राज्यवाद का मतलब है कि भाई एक देश जो है वो दूसरे देश की सीमाओं में हस्तक्षेप करता है, उसे क्या कहते हैं? साम्राज्यवाद कहते हैं। ठीक है ना। साम्राज्यवाद का विरोध क्या करते हैं? साम्राज्यवाद का भी विरोध करता है। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मार्क्सवादी लेखक हैं
वो संसार में बुजुर्ग व्यवस्था का जो टूटना निश्चित मानते हैं। वो मानते हैं जो बुजुर्ग व्यवस्था है वो इस संसार में ज़रूर टूटेगी, बिखरेगी, क्योंकि अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बहुत ज़्यादा ही कुछ परिवर्तन आ रहे हैं। तो देखो, जो साम्राज्यवाद है उनके लिए क्या क्या अध्ययन किया जा सकता है वो देखो एंटी इम्परलिज्म के तहत। देखो नंबर 1, इनकी भी कुछ विशेषताएं देखो। साम्राज्यवाद के विरोध में ये पहले पूंजीवादी जो राष्ट्र है वो पहले पूंजी उनके पास थी। इनका मानना है पहले पूंजी राष्ट्रों के पास थी, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुकी है। पहले क्या थी? पूंजी केवल और केवल राष्ट्र के पास थी, लेकिन अब क्या हुआ? वो पूंजी कहाँ पर पहुंच गई? अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गई और एकाधिकार का लक्ष्य इसमें आ गया। क्या आ गया है? पूंजी का एकाधिकार का लक्ष्य। पूंजी एकाधिकार का लक्ष्य। नंबर 1, कहने का मतलब है कि पहले पूंजी राष्ट्रों के पास थी, अब वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गई है और वे एकाधिकार के लक्ष्य में आ गई। ठीक है ना। नंबर 2 भाई, नंबर 2, साम्राज्यवाद का विरोध का सिद्धांत कहता है कि जहां भी राजनीतिक आर्थिक विकास का संबंध पूंजीवाद से है। किससे है? किसका? राजनीतिक व आर्थिक जो विकास का संबंध है, जो राजनीतिक और आर्थिक विकास का संबंध है पूंजीवाद से है। किससे है? पूंजीवाद से ही है। ठीक है। वहां पर असमानता का छा जाना आवश्यक है, यानी असमानता का होना अति आवश्यक, अति नहीं मतलब होती है। ये पूंजीवाद का निर्बाध नियम। पूंजीवाद का नियम क्या है कि जहाँ पर जो पूंजीवाद है वहाँ पर असमानता जरूर होगी, और यही क्या है? पूंजीवाद का निर्बाध नियम है। ठीक है। नंबर 3 कहता है कि मार्क्सवादी जो है एक ऐसी भविष्यवाणी करते हैं कि मजदूरों की क्रांति यूरोपीय राष्ट्रों में तो होने के लक्षण है। किसमें? मजदूरों की क्रांति यूरोपीय राष्ट्रों में तो होने के लक्षण है ही, पर अन्य देश जहां पूंजीवाद है वह भी नहीं बचेंगे। एक जो क्रांति है मजदूरों की, कौन सी? मजदूरों की जो क्रांति है वो कहां पर? यूरोपीय देशों में तो होगी यूरोपीय देशों में तो मजदूरों की क्रांति होगी ही होगी, लेकिन जो अन्य राष्ट्र है विश्व में उनमें भी होगी। वो भी देश बचेंगे नहीं, वहाँ पर भी क्रांति। ये संपूर्ण समाज को समाजवादी क्रांति की ओर धकेलने के लिए आधारभूत केंद्र बिंदु मानता है। तो इनका एक ही लक्ष्य है, समाजवादी समाज की स्थापना करना। समाजवादी समाज की स्थापना करना किनका लक्ष्य है? मार्क्सवाद का लक्ष्य। इस तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है संबंधों का विस्तारवाद और जो पूंजीवाद का विकास उसका शिखर माना जाता है। ठीक है। यानी उसको जो मार्क्सवाद की जो जड़ है वो किस एक ही लक्ष्य है उसका, वो है पूंजीवाद का अंत, यानी उसे जड़ से उखाड़ फेंकने का काम बीड़ा ले लिया है। तो मार्क्सवाद के संबंध में जो मार्क्सवादी है, कट्टर मार्क्सवादी लेनिन, उनने एक बात कही थी। उन्हें कोटेशन दी। किसने? लेनिन ने। बार बार पूछी गई है ये परिभाषा। लेनिन। नेट के ज़्यादातर पेपर उठा लेना, उनमें मिल जाएगी ये जो कोटेशन है। ये देखो, इन्होंने एक कोटेशन दी कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम और विकसित और अंतिम दशा है। क्या है? साम्राज्यवाद। ये लेनिन की कोटेशन है कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम, साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम,
साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम, विकसित और अंतिम दशा है। विकसित और अंतिम दशा। मैंने इसीलिए लिखा इसको क्योंकि ये बार बार पूछी गई है ये कोटेशन, कि लेनिन ने कहा है कि जो साम्राज्यवाद है वो पूंजीवाद की अंतिम और उच्चतम और विकसित दशा है। तो 3 नाम आते हैं, लेनिन में भी 3 नाम आते हैं, उच्चतम, विकसित और अंतिम। ठीक है ना, उच्चतम, विकसित और अंतिम, ये 3 नाम याद रख लेना। और साथ में साम्राज्यवाद और पूंजीवाद के संबंध में ये परिभाषा किसने कही है? लेनिन ने कही है। तो ध्यान रखना, ये बार बार पूछा गया लेनिन वाला, बहुत बार आप नेट का जो पेपर उठा के देखेंगे ना, उनमें से 100 में से आपको लगभग 40 पेपरों में ये कोटेशन मिल जाएगी, मार्क्सवादी कोटेशन। देखो, उसके बाद में आता है नंबर 3 यानी सी। तीसरा जो है कि आत्मनिर्णय का अधिकार। कौन सा? आत्मनिर्णय का अधिकार। आत्मनिर्णय का अधिकार का यानी राइट ऑफ द सेल्फ डिसीजन। अंतर्राष्ट्रीय समाज को इकट्ठा या संगठित करने के लिए मार्क्सवादी ये कहते हैं कि आत्मनिर्णय की भावना का सिद्धांत इस्तेमाल करना होगा सबको। किसका? आत्मनिर्णय की जो सिद्धांत है उसकी भावना के अनुरूप ही हमें काम करना होगा पूरे विश्व में। ठीक है ना। मार्क्सवाद जो है उपनिवेशवाद है, इसके विरुद्ध है। क्या है? मार्क्सवाद किसके विरुद्ध है? उपनिवेशवाद। इसकी जड़ को उखाड़ देना ही इनका अंतिम लक्ष्य है। क्या? उपनिवेशवाद को। किसको? जो उपनिवेशवाद है इनको उखाड़ देना ही इनका अंतिम लक्ष्य है। किसका? कार्ल मार्क्स या मार्क्सवाद का, ताकि प्रत्येक राष्ट्र अपनी राजनीतिक इच्छा बना सके। फिर आता है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। अगला क्या आता है? शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, यानी ये पूरे विश्व में शांति की स्थापना करना चाहता है। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। ठीक है, यानी मार्क्सवादी ये विचार रखते हैं कि राष्ट्र राज्य शांतिमय तरीके से अपना जीवन का यापन करे, गुजारा करे। मार्क्सवादी क्या मानते हैं कि जो राष्ट्र है वो जो अपना जो तरीका है वो उनका शांतिपूर्ण होना चाहिए। जब दूसरे राष्ट्रों की व्यवस्था की आलोचना से मुक्त होगी तो सबका क्या होगा? भला होगा। देखो, इनका मानना क्या है? नंबर 1 कि सर्वहारा की क्रांति की सफलता कई देशों से हो सकती है। किससे हो सकती है? कि सर्वहारा की जो क्रांति है वो सफलता है वो कई देशों से हो सकती है, या फिर किसी भी राष्ट्र से। कई देशों से भी हो सकती है, या एक राष्ट्र से भी। पहली बात तो ये मानता है। ठीक है ना। दूसरी बात है कि इस क्रांति को पूंजीवादी व्यवस्था से बचाना होगा। नंबर 2 क्या करता है? कि पूंजीवादी व्यवस्था से बचाना होगा। पूंजीवादी व्यवस्था से बचाना होगा। ठीक है, जो ये क्रांति है इसको क्या करना होगा? पूंजीवादी व्यवस्था से बचाना होगा। तीसरी बात है कि ये 3 नंबर वो लिखते हैं। तीसरी बात है कि जो ऊपर हमने पहले लिखे हैं, जो लिखित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शांतिमय सहअस्तित्व का तरीका सबसे उत्तम है। क्या? शांतिमय तरीका सबसे उत्तम मानता है मैं। अब ये यहाँ पर थोड़ा सा विरोधाभास है, क्योंकि एक तरफ कार्ल मार्क्स कहता है कि क्रांति के बिना कोई भी है वो वस्तु प्राप्त नहीं की जा सकती, और यहाँ पर इन्होंने बात कर दी कि जो तरीका है वो शांतिमय अस्तित्व है वो सबसे उत्तम है।
परंतु इनमें ज़्यादा महत्व वो शांति को देता है, क्योंकि वो कहता है कि क्रांति से प्राप्त तो की जा सकती है कोई भी चीज़, लेकिन वो स्थायी रूप से नहीं रह सकती। लेकिन शांति के द्वारा जो प्राप्त की जाती है चीज़ वो स्थायी रूप से रह सकती है। ये मानना भी है इनका, ठीक है ना। यानी इनका मानना है कि जिन देशों में जो मान जाए वहाँ पर क्रांति की ज़रूरत ही नहीं हो, वहाँ शांति से काम चले, तो हम क्यों क्रांति करें। तो वह शांतिपूर्ण अस्तित्व को भी सबसे ज़्यादा उत्तम मानता है। इस आधार पर दोनों गुटों यानी राष्ट्रों के आपसी संबंध बनाए रखने पर भी जोर देते हैं। कौन? पूंजीवादी। ठीक है, तो ये बात तीनों खत्म हो गई, ए बी सी और डी, तीनों का तीनों हमने चारों पढ़ लिया। ठीक है, यानी कि मार्क्सवाद है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मार्क्सवादी सिद्धांत यानी महत्व विचारधाराओं में संघर्ष का अंत, अर्थात शीत युद्ध के अंत के साथ कम हो गया था। कहने का मतलब है जैसे ही शीत युद्ध खत्म हुआ और ये खत्म हो, यानी मार्क्सवादी जो विचारधारा है वो भी लगभग देशों में खत्म हो गई, क्योंकि सोवियत संघ का विघटन हो गया 1991 में। उसके साथ ही क्या हुआ? मार्क्सवाद का अंत हो गया। ठीक है, सोवियत संघ के विघटन के बाद मार्क्सवाद तो घटना था ही, और पूर्वी यूरोप में यानी पूंजीवादी लोकतंत्र की स्थापना हो गई, तथा साथ ही मार्क्सवादी सिद्धांत की प्रासंगिकता कम होती गई। ठीक है, लेकिन अमेरिका जो यानी जो लैटिन अमेरिका है, इनमें जितने भी देश है वो समाजवादी सरकार की स्थापना कर चुके थे। पुनः इन देशों में पूंजीवाद की आलोचना की जा रही है। ठीक है, इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मार्क्सवादी सिद्धांत महत्व कम तो हुआ है, परंतु ये बहुत तक सीमा तक अभी तक भी है, और ये प्रासंगिक भी माना जाता है कई देशों में। तो ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो अध्ययन उपागम है वो आज पूरे हो गए हैं। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में फिर आएंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ व्यूवर्स लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और ये वीडियो केवल फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर और यूजीसी नेट और जेआरएफ पीएचडी वालों के लिए ही है, और जो सेकंड ग्रेड है उनके लिए नहीं है, रीट वालों के लिए नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।